हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं साउथ की पीरियड ड्रामा से भरी मूवी पोनियन सेल्वन पार्ट 1 की। इस मूवी में आपको चियान विक्रम और ऐश्वर्या राय बच्चन एक लीड रोल में देखने को मिलने वाले हैं। बात करें इस मूवी के प्रोडक्शन हाउस की तो मद्रास टॉकीज़ और लाइका प्रोडक्शन ने इस मूवी को बनाया है। रिलीज़ डेट की बात करें तो इस मूवी को 30 सितंबर 2022 को रिलीज़ किया गया था और आप इस मूवी को अमेज़ॉन प्राइम पे जाके देख सकते हैं, वो भी हिंदी में। प्रोड्यूसर की बात करें तो इस मूवी के जो प्रोड्यूसर होने वाले हैं वो मणि रत्नम और सुभाष करण होने वाले हैं। तो चलिए बात करें इस मूवी के स्टार कास्ट की तो इस मूवी में हमें चियान विक्रम, ऐश्वर्या राय बच्चन, प्रकाश राज, कर्ती, त्रिशा कृष्णन, शोभिता धुलीपाला, जयम रवि, ऐश्वर्या लक्ष्मी, अश्विन कुकुमानु, आर शरत, नैसर, प्रभु विक्रम प्रभु और जया चित्रा जैसे स्टार कास्ट देखने को मिलने वाले हैं। बैकग्राउंड म्यूज़िक की बात करें तो AR रहमान ने इस मूवी में बैकग्राउंड म्यूज़िक दिया है। बृंदा की कोरियोग्राफी होने वाली है इस मूवी में। कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर की बात करें तो एका लखानी और चंद्रकांत सोनावाने की कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग होने वाली है। ये जो मूवी है दोस्तों 2 घंटे 47 मिनट की होने वाली है। म्यूज़िक डायरेक्टर की बात करें तो AR रहमान ही इस मूवी के म्यूज़िक डायरेक्टर होने वाले हैं। ये मूवी दोस्तों आपको बहुत सी लैंग्वेज में देखने को मिलने वाली है, जैसे हिंदी, कन्नड़ा, मलयालम, तमिल और तेलुगु। इन लैंग्वेज में आप इस मूवी को अमेज़ॉन प्राइम पे जाके देख सकते हैं। डायरेक्टर की बात करें तो मणि रत्नम ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है। महबूब लिरिकिस्ट होने वाले हैं। एडिटर की बात करें तो श्रीकर प्रसाद की एडिटिंग होने वाली है इस मूवी में। सिनेमेटोग्राफर की बात करें तो मणि रत्नम, जया मोहन और कुमारेवल का स्क्रीन प्ले होने वाला है। डायलॉग जो हैं इस मूवी के दिव्या प्रकाश दुबे ने लिखे हैं। पब्लिसिटी डिज़ाइन की बात करें तो गोपी प्रसन्ना ने इस मूवी की पब्लिसिटी की है। VFX वाला का विजुअल इफ़ेक्ट्स होने वाला है। शूटिंग लोकेशन की बात करें तो इस मूवी को इंडिया में ही बनाया गया है। म्यूज़िक कंपनी की बात करें तो दोस्तों टिप्स म्यूज़िक फिल्म्स के साथ इस मूवी का टाई अप किया गया है। थोटा थरानी प्रोडक्शन डिज़ाइनर होने वाले हैं इस मूवी में। इस मूवी में आपको इस एक्शन सीन एक से एक देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए बात करें इस मूवी के एक्शन डायरेक्टर की तो केचा कम पकड़ी, श्याम कौशल और दिलीप सुब्रमण्यन एक्शन डायरेक्टर होने वाले हैं। एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर की बात करें तो शिवा अनंत एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर होने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं इस मूवी से जुड़ी और बातों के बारे में। दोस्तों इस मूवी को IMDb पे 10 में से 7.60 की रेटिंग मिली है। अब हम बात करते हैं दोस्तों इस मूवी की स्टोरी के बारे में। कल्कि कृष्णमूर्ति के एक उपन्यास पर आधारित यह फिल्म 10वीं शताब्दी के दौरान चोल साम्राज्य के सत्ता संघर्ष के इर्द गिर्द घूमती है। यह सुंदर चोल के 2 बेटों आदित्य करिकलन यानी कि चियान विक्रम और अरुणमोझी वर्मन यानी कि जयम रवि की कहानी है। वे एक समूह का लक्ष्य बन जाते हैं जिसका नेतृत्व पर्वतेश्वर करते हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे उन लोगों के खिलाफ लड़ाई ना हारें जो उन्हें बाहर करने की साजिश रच रहे हैं। सुंदर फिर अपने बेटों से तंजौर आने के लिए कहते हैं। आदित्य करिकलन तंजौर नहीं जाना चाहता क्योंकि उसका पहला प्यार नंदिनी यानी कि ऐश्वर्या राय बच्चन तंजौर में रहती है और अब उसकी शादी पर्वतेश्वर से हुई है। सुंदर का दूसरा बेटा अरुणमोझी वर्मन तंजौर में अपने पिता से मिलने का फैसला करता है, लेकिन उसके खिलाफ एक अन्य समूह पांड्या राजा के निजी रक्षक द्वारा एक हत्या की साजिश रची जाती है। चोल साम्राज्य आंतरिक और बाहरी दोनों शक्तियों से खतरे में है और युवराज आदित्य करिकलन, उनके छोटे भाई अरुणमोझी वर्मन और सम्राट सुंदर चोल के साथ परिस्थितियों से अलग होने के कारण यह राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक संदेशवाहक पर निर्भर हैं। क्या वह अपने मिशन में सफल हो सकता है?
विशेष रूप से करिकलन की पूर्व प्रेमिका नंदिनी के साथ, जो पूरे चोल साम्राज्य को गिराने की साजिश रच रही है। कल्कि का पोन्नियन सेल्वन एक विशाल महाकाव्य है जो अब तक कई तमिल फिल्म निर्माताओं के लिए फिल्म बनाने के लिए मायावी बना हुआ है, और मणि रत्नम अंत में इस शानदार अनुकूलन के साथ सपने को जीवंत करते हैं, जो पुस्तकों की साजिश, रोमांच और पृष्ठ मोड़ की गुणवत्ता को शानदार ढंग से दर्शाता है। 2 भाग वाली इस पहली फ्रेंचाइजी में निर्देशक और उनके लेखक जयमोहन और इलंगो कुमारवेल चुनौती के लिए तैयार हैं। जिस तरह से उन्होंने उपन्यास को संघनित किया है वह सराहनीय है। परिवर्तनों के साथ, जैसे कि कुंडवई एक गुप्त चर्चा में आ जाती है, पोन्नियन सेल्वन के रहस्यमय उद्धारकर्ता का परिचय कथा की गति को जोड़ता है। जयमोहन के संवाद विशेष रूप से एक आकर्षण हैं, क्योंकि वह ऐसी भाषा का उपयोग करते हैं जो शास्त्रीय और बोलचाल दोनों है, बिना इसे अजीब लगे। फिल्म की शुरुआत कमज़ोर होती है। निर्देशक प्लॉट सेट करने के लिए अपना समय लेता है। क्राउन प्रिंस आदित्य करिकलन यानी कि विक्रम अपने दोस्त वंध्याथेवन कार्थी को अपने पिता और सम्राट सुंदर चोलर यानी कि प्रकाश राज और बहन राजकुमारी कुंथावई यानी कि त्रिशा को उन खतरों के बारे में संदेश देने के लिए सौंपती है जिनका राज्य सामना कर रहा है। योजनाकारों में शामिल है पेरिया पज्जुवेत्तरायर यानी कि शरत कुमार और चिन्ना पज्जुवेट्टरायर यानी कि राधा कृष्णन पार्थिवन। साम्राज्य के वित्त मंत्री और सेनापति कई राजा जिन्होंने सम्राट के प्रति निष्ठा की शपथ ली है। परास्त पांड्या राजा की शेष सेनाएं और सबसे महत्वपूर्ण नंदिनी यानी कि ऐश्वर्या राय बच्चन, करिकलन के पूर्व प्रेमी और पेरिया पज्जुवेट्टरायर की पत्नी जो अपने स्वयं के कारणों से पूरे चोल साम्राज्य को गिराने के लिए दृढ़ संकल्पित है। कथानक की प्रकृति को देखते हुए ये भाग, जिनमें अनिवार्य रूप से थोड़ा सा विस्तार है बल्कि झटकेदार बदलाव है, क्योंकि हमें कथानक में कई खिलाड़ियों और उनके बीच के इतिहास से परिचित कराया जाता है। कई बार ऐसा भी होता है जब हमें लगता है कि बहुत कम समय में बहुत सारी घटनाएं भरी जा रही हैं, जिससे उन लोगों के लिए कथानक का पालन करना कठिन हो सकता है जिन्होंने किताबें नहीं पढ़ी हैं। त्वरित चरित्र परिचय का अर्थ यह भी है कि हम जिस चरित्र से अभी अभी परिचित हुए हैं उसके उद्देश्यों को पूरी तरह से समझने से पहले ही हम अगले चरित्र पर जा चुके हैं। लेकिन फिर फिल्म स्थिर होने लगती है और जब तक हम इंटरमिशन पॉइंट तक पहुंचते हैं, आखिरी का भूत जो करिकलन को परेशान करता है, हम खुद को महल की साजिश से जुड़े इस आख्यान में तल्लीन पाते हैं। और जब कार्यवाही श्रीलंका में स्थानांतरित हो जाती है, जहां करिकलन के छोटे भाई अरुणमोझी वर्मन यानी कि जयम रवि नाममात्र पोन्नियन सेल्वन भूमि के राजा को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, गति तेज हो जाती है और फिल्म अंत की ओर दौड़ती है। कील के साथ मारे गए पांड्या राजा के निजी गार्डों से जुड़े बाइटिंग सीक्वेंस जो अरुणमोझी को मारने के लिए वहां उतरते हैं, और निर्देशक तूफानी समुद्र पर एक जहाज पर एक जोरदार स्टंट के साथ अगली कड़ी को एक उच्च नोट पर सेट करते हैं। लेकिन फिर फिल्म स्थिर दिखाई देती है और जब तक हम इंटरमिशन पॉइंट तक रोशन होते हैं, हम खुद को महल की साजिश से जुड़े इस आशय में तल्लीन पोजीशन हैं। और जब कार्यवाही श्रीलंका में स्थानांतरित हो जाती है, जहां करिकलन के छोटे भाई अरुणमोझी वर्मन मामूली पोन्नियन सेल्वन भूमि के राजा को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, गति तेज हो जाती है और फिल्म अंत की ओर दौड़ती है। कील के साथ मारे गए पांड्या राजा के निजी गार्ड से जुड़े बाइटिंग सीक्वेंस जो अरुणमोझी को मारने के लिए वहां पहुंचते हैं और तूफानी समुद्र पर निर्देशित करते हैं। एक जहाज पर एक झुका हुआ स्टंट के साथ अगली कड़ी को एक उच्च नोट पर सेट करते हैं। चोल साम्राज्य आंतरिक और बाहरी दोनों शक्तियों से खतरे में है और युवराज आदित्य करिकलन उनके छोटे भाई अरुणमोझी वर्मन और सम्राट सुंदर चोल के साथ परिस्थितियों से अलग होने के कारण
यह राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक संदेशवाहक पर निर्भर हैं। क्या वह अपने मिशन में सफल हो सकता है, विशेष रूप से करिकलन की पूर्व प्रेमिका नंदिनी के साथ, जो पूरे चोल साम्राज्य को गिराने की साजिश रच रही है। कल्कि का पोन्नियन सेल्वन एक विशाल महाकाव्य है जो अब तक कई तमिल फिल्म निर्माताओं के लिए फिल्म बनाने के लिए मायावी बना हुआ है, और मणिरत्नम अंत में इस शानदार अनुकूलन के साथ सपने को जीवंत करते हैं, जो पुस्तकों की साजिश, रोमांच और पृष्ठमोड़ की गुणवत्ता को शानदार ढंग से दर्शाता है। 2 भाग वाली इस पहली फ्रेंचाइजी में निर्देशक और उनके लेखक जयमोहन और इलंगो कुमारवेल चुनौती के लिए तैयार हैं। जिस तरह से उन्होंने उपन्यास को संघनित किया है वह सराहनीय है। परिवर्तनों के साथ, जैसे कि कुंडवई एक गुप्त चर्चा में आ जाती है, पोन्नियन सेल्वन के रहस्यमय उद्धारकर्ता का परिचय कथा की गति को जोड़ता है। जयमोहन के संवाद विशेष रूप से एक आकर्षण है, क्योंकि वह ऐसी भाषा का उपयोग करते हैं जो शास्त्रीय और बोलचाल दोनों में है, बिना किसी को अजीब लगे। फिल्म की शुरुआत कमज़ोर होती है। निर्देशक प्लॉट सेट करने के लिए अपना समय लेता है। क्राउन प्रिंस आदिथा करिकलन अपने दोस्त वथियाथेवन को अपने पिता और सम्राट सुंदर चोलर और बहन राजकुमारी कुंथावई को उन खतरों के बारे में संदेश देने के लिए सौंपती है जिनका राज्य सामना कर रहा है। योजनाकारों में शामिल है पेरिया पझुवेत्तरायर और चिन्ना पझुवेत्तरायर, साम्राज्य के वित्त मंत्री और सेनापति, कई राजा जिन्होंने सम्राट के प्रति निष्ठा की शपथ ली है, परास्त पांड्या राजा की शेष सेनाएं, और सबसे महत्वपूर्ण नंदिनी, करिकलन के पूर्व प्रेमी और पेरिया पझुवेट्टरायर की पत्नी, जो अपने स्वयं के कारणों से पूरे चोल साम्राज्य को गिराने के लिए दृढ़ संकल्पित है। कथानक की प्रकृति को देखते हुए ये भाग, जिनमें अनिवार्य रूप से थोड़ा सा विस्तार है, बल्कि झटकेदार बदलाव है, क्योंकि हमें कथानक में कई खिलाड़ियों और उनके बीच के इतिहास से परिचित कराया जाता है। कई बार ऐसा भी होता है जब हमें लगता है कि बहुत कम समय में बहुत सारी घटनाएं भरी जा रही हैं, जिससे उन लोगों के लिए कथानक का पालन करना कठिन हो सकता है जिन्होंने किताबें नहीं पढ़ी हैं। त्वरित चरित्र परिचय का अर्थ यह भी है कि हम जिस चरित्र से अभी अभी परिचित हुए हैं उसके उद्देश्यों को पूरी तरह से समझने से पहले ही हम अगले चरित्र पर जा चुके हैं। लेकिन फिल्म फिर स्थिर होने लगती है, और जब तक हम इंटरमिशन पॉइंट तक पहुंचते हैं, हम खुद को महल की साजिश से जुड़े इस आख्यान में तल्लीन पाते हैं। और जब कार्यवाही श्रीलंका में स्थानांतरित हो जाती है, जहां करिकालन के छोटे भाई अरुणमोझी वर्मन, नाम मात्र पोन्नियन सेल्वन, भूमि के राजा को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, गति तेज हो जाती है और फिल्म अंत की ओर दौड़ती है। कील के साथ मारे गए पांड्या राजा के निजी गार्डों से जुड़े बाइटिंग सीक्वेंस, जो अरुणमोझी को मारने के लिए वहां उतरते हैं, और निर्देशक तूफानी समुद्र पर एक जहाज पर एक जोरदार स्टंट के साथ अगली कड़ी को एक उच्च नोट पर सेट करते हैं। कास्टिंग कमोवेश हाजिर है। कार्ति चंचल वथियाथेवन के रूप में भयानक हैं, और जयराम के साथ जो जासूस अलवर कादियान की भूमिका निभाते हैं, बड़े पैमाने पर गंभीर कार्यवाही में हास्य का संचार करते हैं। ऐश्वर्या अपने मोहक रूप के साथ नंदिनी की भावना को पकड़ लेती हैं, जबकि विक्रम, जयम रवि और तृषा राजघराने के रूप में प्रभावी हैं। फ्रेम में भव्यता होती है, लेकिन बाहुबली फिल्मों के विपरीत यहाँ इसे अधिक महत्व दिया गया है। बड़े पैमाने पर वास्तविक स्थानों पर शूटिंग करते हुए सिनेमेटोग्राफर रवि वर्मन हमें भव्य किले की दीवारों, कई खंभों और ऊंची छत वाले विशाल हॉल, समुद्र के विस्तृत विस्तार पर एक अकेली नाव और समुद्र तट पर असंख्य शवों के दृश्यों में तमाशा दिखाते हैं, जबकि ए.आर. रहमान के कटे फटे गाने मुख्य रूप से कथा को आगे बढ़ाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। उनका स्कोर दूसरे भाग में कार्यवाही को एक शानदार गुणवत्ता देने में मदद करता है।
कल्कि कृष्णमूर्ति के एक उपन्यास पर आधारित यह फिल्म 10वीं शताब्दी के दौरान चोल साम्राज्य के सत्ता संघर्ष के इर्द गिर्द घूमती है। यह सुंदर चोल के दो बेटों आदित्य करिकलन और अरुणमोझी वर्मन की कहानी है। वे एक समूह का लक्ष्य बन जाते हैं जिसका नेतृत्व पर्वतेश्वर करते हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे उन लोगों के खिलाफ लड़ाई ना हारें जो उन्हें बाहर करने की साजिश रच रहे हैं। सुंदर फिर अपने बेटों से तंजौर आने के लिए कहते हैं। आदित्य करिकलन तंजौर नहीं जाना चाहता क्योंकि उसका पहला प्यार नंदिनी यानी कि ऐश्वर्या राय बच्चन तंजौर में रहती है और अब उसकी शादी पर्वतेश्वर से हुई है। सुंदर का दूसरा बेटा अरुणमोझी वर्मन तंजौर में अपने पिता से मिलने का फैसला करता है, लेकिन उसके खिलाफ एक अन्य समूह द्वारा एक हत्या की साजिश रची जाती है। चोल साम्राज्य आंतरिक और बाहरी दोनों शक्तियों से खतरे में है और युवराज आदित्य करिकलन उनके छोटे भाई अरुणमोझी वर्मन और सम्राट सुंदर चोलर के साथ परिस्थितियों से अलग होने के कारण यह राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक संदेशवाहक पर निर्भर है। क्या वह अपने मिशन में सफल हो सकता है, विशेष रूप से करिकलन की पूर्व प्रेमिका नंदिनी के साथ, जो पूरे चोल साम्राज्य को गिराने की साजिश रच रही है। कल्कि का पोन्नियन सेल्वन एक विशाल महाकाव्य है जो अब तक कई तमिल फिल्म निर्माताओं के लिए फिल्म बनाने के लिए मायावी बना हुआ है और मणि रत्नम अंत में इस शानदार अनुकूलन के साथ सपने को जीवंत करते हैं, जो पुस्तकों की साजिश, रोमांच और पृष्ठमोड़ की गुणवत्ता को शानदार ढंग से दर्शाता है। 2 भाग वाली इस पहली फ्रेंचाइजी में निर्देशक और उनके लेखक जयमोहन और इलंगो कुमारवेल चुनौती के लिए तैयार हैं। जिस तरह से उन्होंने उपन्यास को संघनित किया है वह सराहनीय है। परिवर्तनों के साथ, जैसे कि कुंडवई एक गुप्त चर्चा में आ जाती है। पोन्नियन सेल्वन के रहस्यमय उद्धारकर्ता का परिचय कथा की गति को जोड़ता है। जयमोहन के संवाद विशेष रूप से एक आकर्षण है क्योंकि वह ऐसी भाषा का उपयोग करते हैं जो शास्त्रीय और बोलचाल दोनों है, बिना किसी को अजीब लगे। फिल्म की शुरुआत कमज़ोर है लेकिन प्लॉट सेट करने के लिए अपना समय लेता है। क्राउन प्रिंस आदित्य करिकलन अपने दोस्त वत्थियाथेवन को अपने पिता और सम्राट सुंदर चोलर और बहन राजकुमारी कुंथावई को उन खतरों के बारे में संदेश देने के लिए सौंपती है जिनका राज्य सामना कर रहा है। योजनाकारों में शामिल हैं पेरिया पज्जुवेतरायर और चिन्ना पज्जुवेतरायर, साम्राज्य के वित्त मंत्री और सेनापति, कई राजा जिन्होंने सम्राट के प्रति निष्ठा की शपथ ली है, परास्त पांड्या राजा की शेष सेनाएं और सबसे महत्वपूर्ण नंदिनी, करिकलन के पूर्व प्रेमी और पेरिया पज्जुवेतरायर की पत्नी, जो अपने स्वयं के कारणों से पूरे चोल साम्राज्य को गिराने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। कथानक की प्रकृति को देखते हुए ये भाग, जिसमें अनिवार्य रूप से थोड़ा सा विस्तार है बल्कि झटकेदार बदलाव हैं, क्योंकि हमें कथानक में कई खिलाड़ियों और उनके बीच के इतिहास से परिचित कराया जाता है। कई बार ऐसा भी होता है जब हमें लगता है कि बहुत कम समय में बहुत सारी घटनाएं भरी जा रही हैं, जिससे उन लोगों के लिए कथानक का पालन करना कठिन हो जाता है जिन्होंने किताबें नहीं पढ़ी हुई हैं। त्वरित चरित्र परिचय का अर्थ यह भी है कि हम जिस चरित्र से अभी अभी परिचित हुए हैं उसके उद्देश्यों को पूरी तरह से समझने से पहले ही हम अगले चरित्र पर जा चुके हैं, लेकिन फिर फिल्म स्थिर होने लगती है और जब तक हम इंटरमिशन पॉइंट तक पहुंचते हैं हम खुद को महल की साजिश से जुड़े इस आख्यान में तल्लीन पाते हैं। और जब कार्यवाही श्रीलंका में स्थानांतरित हो जाती है, जहां करिकलन के छोटे भाई अरुणमोझी वर्मन नाममात्र पोन्नियन सेल्वन भूमि के राजा को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, गति तेज हो जाती है और फिल्म अंत की ओर दौड़ती है। कील के साथ मारे गए पांड्या राजा के निजी गार्डों से जुड़े बाइटिंग सीक्वेंस, जो अरुणमोझी को मारने के लिए वहां उतरते हैं, और निर्देशक तूफानी समुद्र पर एक जहाज़ पर एक ज़ोरदार स्टंट के साथ अगली कड़ी को एक उच्च नोट पर सेट करते हैं।
लेकिन फिर फिल्म स्थिर दिखाई देती है और जब तक हम इंटरमिशन पॉइंट तक रोशन होते हैं, हम खुद को महल की साजिश से जुड़े इस आशय में तल्लीन पोजीशन हैं। और जब कार्रवाई श्रीलंका में स्थानांतरित हो जाती है, जहां करिकलन के छोटे भाई अरुणमोझी वर्मन मामूली पोन्नियिन सेल्वन भूमि के राजा को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, गति तेज हो जाती है और फिल्म अंत की ओर दौड़ती है। कील के साथ मारे गए पांड्या राजा के निजी गार्ड से जुड़े बाइटिंग सीक्वेंस जो अरुणमोझी को मारने के लिए वहां पहुंचते हैं और तूफानी समुद्र पर निर्देशित करते हैं, एक जहाज पर एक झुका हुआ स्टंट के साथ अगली कड़ी को एक उच्च नोट पर सेट करते हैं। चोल साम्राज्य आंतरिक और बाहरी दोनों शक्तियों से खतरे में है और युवराज आदिथा करिकलन और उनके छोटे भाई अरुणमोझी वर्मन और सम्राट सुंदर चोलर के साथ परिस्थितियों से अलग होने के कारण यह राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक संदेशवाहक पर निर्भर है। क्या वह अपने मिशन में सफल हो सकता है, विशेष रूप से करिकलन की पूर्व प्रेमिका नंदिनी के साथ, जो पूरे चोल साम्राज्य को गिराने की साजिश रच रही है। कल्कि का पोन्नियिन सेल्वन एक विशाल महाकाव्य है जो अब तक कई तमिल फिल्म निर्माताओं के लिए फिल्म बनाने के लिए मायावी बना हुआ है, और मणिरत्नम अंत में इस शानदार अनुकूलन के साथ सपने को जीवंत करते हैं जो पुस्तकों की साजिश, रोमांच और पृष्ठमोड़ की गुणवत्ता को शानदार ढंग से दर्शाता है। 2 भाग वाली इस पहली फ्रेंचाइजी में निर्देशक और उनके लेखक जयमोहन और इलंगो कुमारवेल चुनौती के लिए तैयार हैं। जिस तरह से उन्होंने उपन्यास को संघनित किया है वह सराहनीय है। परिवर्तनों के साथ, जैसे कि कुंडवई एक गुप्त चर्चा में आ जाती है, पोन्नियिन सेल्वन के रहस्यमय उद्धारकर्ता का परिचय कथा की गति को जोड़ता है। जयमोहन के संवाद विशेष रूप से एक आकर्षण है क्योंकि वह ऐसी भाषा का उपयोग करते हैं जो शास्त्रीय और बोलचाल दोनों में है, बिना किसी को अजीब लगे। फिल्म की शुरुआत कमज़ोर होती है। निर्देशक प्लॉट सेट करने के लिए अपना समय लेता है। क्राउन प्रिंस आदिथा करिकलन अपने दोस्त वथियाथेवन को अपने पिता और सम्राट सुंदर चोलर और बहन राजकुमारी कुंथावई को उन खतरों के बारे में संदेश देने के लिए सौंपती है जिनका राज्य सामना कर रहा है। योजनाकारों में शामिल हैं पेरिया पज्जू वेतरायर और चिन्ना पज्जू वेतरायर, साम्राज्य के वित्त मंत्री और सेनापति, कई राजा जिन्होंने सम्राट के प्रति निष्ठा की शपथ ली है, परास्त पांड्या राजा की शेष सेनाएं और सबसे महत्वपूर्ण नंदिनी, करिकलन के पूर्व प्रेमी और पेरिया पज्जू वेतरायर की पत्नी जो अपने स्वयं के कारणों से पूरे चोल साम्राज्य को गिराने के लिए दृढ़ संकल्पित है। कथानक की प्रकृति को देखते हुए ये भाग, जिनमें अनिवार्य रूप से थोड़ा सा विस्तार है बल्कि झटकेदार बदलाव हैं, क्योंकि हमें कथानक में कई खिलाड़ियों और उनके बीच के इतिहास से परिचित कराया जाता है। कई बार ऐसा भी होता है जब हमें लगता है कि बहुत कम समय में बहुत सारी घटनाएं भरी जा रही हैं, जिससे उन लोगों के लिए कथानक का पालन करना कठिन हो सकता है जिन्होंने किताबें नहीं पढ़ी हैं। त्वरित चरित्र परिचय का अर्थ यह भी है कि हम जिस चरित्र से अभी अभी परिचित हुए हैं उसके उद्देश्यों को पूरी तरह से समझने से पहले ही हम अगले चरित्र पर जा चुके हैं। लेकिन फिर फिल्म स्थिर होने लगती है और जब तक हम इंटरमिशन पॉइंट तक पहुंचते हैं, हम खुद को महल की साजिश से जुड़ पाते हैं। और जब कार्रवाई श्रीलंका में स्थानांतरित हो जाती है, जहां करिकालन के छोटे भाई अरुणमोझी वर्मन नाममात्र पोन्नियिन सेल्वन भूमि के राजा को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, गति तेज हो जाती है और फिल्म अंत की ओर दौड़ती है। कील के साथ मारे गए पांड्या राजा के निजी गार्डों से जुड़े बाइटिंग सीक्वेंस जो अरुणमोझी को मारने के लिए वहां उतरते हैं, और निर्देशक तूफानी समुद्र पर एक जहाज पर एक जोरदार स्टंट के साथ अगली कड़ी को एक उच्च नोट पर सेट करते हैं। कास्टिंग कमोबेश हाजिर है। कार्ति चंचल वंथियाथेवन के रूप में भयानक है और जयराम के साथ जो जासूस अलवर कादियान की भूमिका निभाते हैं, बड़े पैमाने पर गंभीर कार्यवाही में हास्य का संचार करते हैं।
ऐश्वर्या अपने मोहक रूप के साथ नंदिनी की भावना को पकड़ लेती है, जबकि विक्रम, जयम रवि और त्रिशा राजघराने के रूप में प्रभावी हैं। फ्रेम में भव्यता होती है, लेकिन बाहुबली फिल्मों के विपरीत यहाँ इसे अधिक महत्व दिया गया है। बड़े पैमाने पर वास्तविक स्थानों पर शूटिंग करते हुए सिनेमैटोग्राफर रवि वर्मन हमें भव्य किले की दीवारों, कई खंभों और ऊंची छत वाले विशाल हॉल, समुद्र के विस्तृत विस्तार पर एक अकेली नाव और समुद्र तट पर असंख्य शवों के दृश्यों में तमाशा दिखाते हैं। जबकि ए.आर. रहमान के कटे फटे गाने मुख्य रूप से कथा को आगे बढ़ाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। उनका स्कोर दूसरे भाग में कार्यवाही को एक शानदार गुणवत्ता देने में मदद करता है। कल्कि कृष्णमूर्ति के एक उपन्यास पर आधारित यह फिल्म 10वीं शताब्दी के दौरान चोल साम्राज्य के सत्ता संघर्ष के इर्द गिर्द घूमती है। यह सुंदर चोल के दो बेटों आदित्य करिकलन और अरुणमोझी वर्मन की कहानी है। वे एक समूह का लक्ष्य बन जाते हैं जिसका नेतृत्व पर्वतेश्वर करते हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे उन लोगों के खिलाफ लड़ाई ना हारें जो उन्हें बाहर करने की साजिश रच रहे हैं। सुंदर फिर अपने बेटों से तंजौर आने के लिए कहते हैं। आदित्य करिकलन तंजौर नहीं जाना चाहता क्योंकि उसका पहला प्यार नंदिनी तंजौर में रहती है और अब उसकी शादी पर्वतेश्वर से हुई है। सुंदर का दूसरा बेटा अरुणमोझी वर्मन तंजौर में अपने पिता से मिलने का फैसला करता है, लेकिन उसके खिलाफ एक अन्य समूह द्वारा एक हत्या की साजिश रची जाती है। चोल साम्राज्य आंतरिक और बाहरी दोनों शक्तियों से खतरे में है और युवराज आदित्य करिकलन, उनके छोटे भाई अरुणमोझी वर्मन और सम्राट सुंदर चोलर के साथ परिस्थितियों से अलग होने के कारण यह राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक संदेशवाहक पर निर्भर है। क्या वह अपने मिशन में सफल हो सकता है, विशेष रूप से करिकलन की पूर्व प्रेमिका नंदिनी के साथ, जो पूरे चोल साम्राज्य को गिराने की साजिश रच रही है। कल्कि का पोन्नियन सेल्वन एक विशाल महाकाव्य है जो अब तक कई तमिल फिल्म निर्माताओं के लिए फिल्म बनाने के लिए मायावी बना हुआ है, और मणिरत्नम अंत में इस शानदार अनुकूलन के साथ सपने को जीवंत करते हैं, जो पुस्तकों की साजिश, रोमांच और पृष्ठमोड़ की गुणवत्ता को शानदार ढंग से दर्शाता है। 2 भाग वाली इस पहली फ्रेंचाइजी में निर्देशक और उनके लेखक जयमोहन और इलंगो कुमारवेल चुनौती के लिए तैयार हैं। जिस तरह से उन्होंने उपन्यास को संघनित किया है वह सराहनीय है। परिवर्तनों के साथ, जैसे कि कुंडवई एक गुप्त चर्चा में आ जाती है। पोन्नियन सेल्वन के रहस्यमय उद्धारकर्ता का परिचय कथा की गति को जोड़ता है। जयमोहन के संवाद विशेष रूप से एक आकर्षण है क्योंकि वह ऐसी भाषा का उपयोग करते हैं जो शास्त्रीय और बोलचाल दोनों है, बिना इसे अजीब लगे। फिल्म की शुरुआत कमज़ोर होती है। निर्देशक प्लॉट सेट करने के लिए अपना समय लेता है। क्राउन प्रिंस आदित्य करिकलन अपने दोस्त वंथियाथेवन को अपने पिता और सम्राट सुंदर चोलर और बहन राजकुमारी कुंथावई को उन खतरों के बारे में संदेश देने के लिए सौंपती है जिनका राज्य सामना कर रहा है। योजनाकारों में शामिल हैं पेरिया पज्जुवेतरायर और चिन्ना पज्जुवेतरायर, साम्राज्य के वित्त मंत्री और सेनापति, कई राजा जिन्होंने सम्राट के प्रति निष्ठा की शपथ ली है, परास्त पांड्या राजा की शेष सेनाएं और सबसे महत्वपूर्ण नंदिनी, करिकलन के पूर्व प्रेमी और पेरिया पज्जुवेतरायर की पत्नी, जो अपने स्वयं के कारणों से पूरे चोल साम्राज्य को गिराने के लिए दृढ़ संकल्पित है। कथानक की प्रकृति को देखते हुए ये भाग, जिनमें अनिवार्य रूप से थोड़ा सा विस्तार है, बल्कि झटकेदार बदलाव हैं, क्योंकि हमें कथानक में कई खिलाड़ियों और उनके बीच के इतिहास से परिचित कराया जाता है। कई बार ऐसा भी होता है जब हमें लगता है कि बहुत कम समय में बहुत सारी घटनाएं भरी जा रही हैं, जिससे उन लोगों के लिए कथानक का पालन करना कठिन हो सकता है जिन्होंने किताबें नहीं पढ़ी हैं। त्वरित चरित्र परिचय का अर्थ यह भी है कि हम जिस चरित्र से अभी अभी परिचित हुए हैं उसके उद्देश्यों को पूरी तरह से समझने से पहले ही हम अगले चरित्र पर जा चुके हैं। लेकिन फिर फिल्म स्थिर होने लगती है और जब तक हम इंटरमिशन पॉइंट तक पहुंचते हैं,
हम खुद को महल की साजिश से जुड़े इस आख्यान में तल्लीन पाते हैं और जब कार्यवाही श्रीलंका में स्थानांतरित हो जाती है, जहां करिकलन के छोटे भाई अरुणमोझी वर्मन नाममात्र पोन्नियन सेल्वन भूमि के राजा को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, गति तेज हो जाती है और फिल्म अंत की ओर दौड़ती है। कील के साथ मारे गए पांड्या राजा के निजी गार्डों से जुड़े बाइटिंग सीक्वेंस जो अरुणमोझी को मारने के लिए वहां उतरते हैं और निर्देशक तूफानी समुद्र पर एक जहाज पर एक जोरदार स्टंट के साथ अगली कड़ी को एक उच्च नोट पर सेट करते हैं। लेकिन फिर फिल्म स्थिर दिखाई देती है और जब तक हम इंटरमिशन पॉइंट तक रोशन होते हैं, हम खुद को महल की साजिश से जुड़े इस आशय में तल्लीन पाते हैं और जब कार्यवाही श्रीलंका में स्थानांतरित हो जाती है, जहां करिकालन के छोटे भाई अरुणमोझी वर्मन मामूली पोन्नियन सेल्वन भूमि के राजा को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, गति तेज होती है और फिल्म अंत की ओर दौड़ती है। कील के साथ मारे गए पांड्या राजा के निजी गार्ड से जुड़े बाइटिंग सीक्वेंस जो अरुणमोझी को मारने के लिए वहां पहुंचते हैं और तूफानी समुद्र पर निर्देशित करते हैं। एक जहाज पर एक झुका हुआ स्टंट के साथ अगली कड़ी को एक उच्च नोट पर सेट करते हैं। चोल साम्राज्य आंतरिक और बाहरी दोनों शक्तियों से खतरे में है और युवराज आतिथा करिकलन उनके छोटे भाई अरुणमोझी वर्मन और सम्राट सुंदर चोलर के साथ परिस्थितियों से अलग होने के कारण यह राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक संदेशवाहक पर निर्भर हैं। क्या वह अपने मिशन में सफल हो सकता है? विशेष रूप से करिकलन की पूर्व प्रेमिका नंदिनी के साथ, जो पूरे चोल साम्राज्य को गिराने की साजिश रच रही है। कल्कि का पोन्नियन सेल्वन एक विशाल महाकाव्य है जो अब तक कई तमिल फिल्म निर्माताओं के लिए फिल्म बनाने के लिए मायावी बना हुआ है और मणिरत्नम अंत में इस शानदार अनुकूलन के साथ सपने को जीवंत करते हैं जो पुस्तकों की साजिश, रोमांच और पृष्ठभूमि की गुणवत्ता को शानदार ढंग से दर्शाता है। 2 भाग वाली इस पहली फ्रेंचाइजी में निर्देशक और उनके लेखक जयमोहन और इलंगो कुमारवेल चुनौती के लिए तैयार हैं। जिस तरह से उन्होंने उपन्यास को संघनित किया है वह सराहनीय है, परिवर्तनों के साथ, जैसे कि कुंडवई एक गुप्त चर्चा में आ जाता है। पोन्नियन सेल्वन के रहस्यमय उद्धारकर्ता का परिचय कथा की गति को जोड़ता है। जयमोहन के संवाद विशेष रूप से एक आकर्षण है क्योंकि वह ऐसी भाषा का उपयोग करते हैं जो शास्त्रीय और बोलचाल दोनों हैं, बिना इसे अजीब लगे। फिल्म की शुरुआत कमज़ोर होती है। निर्देशक प्लॉट सेट करने के लिए अपना समय लेता है। क्राउन प्रिंस आदिथा करिकलन अपने दोस्त वंथिया थेवन को अपने पिता और सम्राट सुंदर चोलर और बहन राजकुमारी कुंथावई को उन खतरों के बारे में संदेश देने के लिए सौंपती है जिनका सामना राज्य कर रहा है। योजनाकारों में शामिल हैं पेरिया पज्जुवेतरायर और चिन्ना पज्जुवेतरायर, साम्राज्य के वित्त मंत्री और सेनापति, कई राजा जिन्होंने सम्राट के प्रति निष्ठा की शपथ ली है, परास्त पांड्या राजा की शेष सेनाएं और सबसे महत्वपूर्ण नंदिनी, करिकलन के पूर्व प्रेमी और पेरिया पज्जुवेतरायर की पत्नी, जो अपने स्वयं के कारणों से पूरे चोल साम्राज्य को गिराने के लिए दृढ़ संकल्पित है। कथानक की प्रकृति को देखते हुए ये भाग, जिनमें अनिवार्य रूप से थोड़ा सा विस्तार है, बल्कि झटकेदार बदलाव हैं, क्योंकि हमें कथानक में कई खिलाड़ियों और उनके बीच के इतिहास से परिचित कराया जाता है। कई बार ऐसा भी होता है जब हमें लगता है कि बहुत कम समय में बहुत सारी घटनाएं भरी जा रही हैं, जिससे उन लोगों के लिए कथानक का पालन करना कठिन हो सकता है जिन्होंने किताबें नहीं पढ़ी हैं। त्वरित चरित्र परिचय का अर्थ यह भी है कि हम जिस चरित्र से अभी अभी परिचित हुए हैं उसके उद्देश्यों को पूरी तरह से समझने से पहले ही हम अगले चरित्र पर जा चुके हैं। लेकिन फिर फिल्म स्थिर होने लगती है और जब तक हम इंटरमिशन पॉइंट तक पहुंचते हैं, हम खुद को महल की साजिश से जुड़े इस आख्यान में तल्लीन पाते हैं
और जब कार्यवाही श्रीलंका में स्थानांतरित हो जाती है, जहां करिकलन के छोटे भाई अरुणमोझीवर्मन नाममात्र पोन्नियन सेल्वन भूमि के राजा को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। गति तेज होती है और फिल्म अंत की ओर दौड़ती है। कील के साथ मारे गए पांड्या राजा के निजी गार्डों से जुड़े बाइटिंग सीक्वेंस, जो अरुणमोझी को मारने के लिए वहां उतरते हैं, और निर्देशक तूफानी समुद्र पर एक जहाज पर एक जोरदार स्टंट के साथ अगली कड़ी को एक उच्च नोट पर सेट करते हैं। कास्टिंग कमोबेश हाजिर है। कीर्ति चंचल वंथ्या थेवन के रूप में भयानक हैं और जयराम के साथ जो जासूस अलवर कादियान की भूमिका निभाते हैं, बड़े पैमाने पर गंभीर कार्यवाही में हास्य का संचार करते हैं। ऐश्वर्या अपने मोहक रूप के साथ नंदिनी की भावना को पकड़ लेती है, जबकि विक्रम, जयम रवि और तृषा राजघराने के रूप में प्रभावी हैं। फ्रेम में भव्यता होती है, लेकिन बाहुबली फिल्मों के विपरीत यहाँ इसे अधिक महत्व दिया गया है। बड़े पैमाने पर वास्तविक स्थानों पर शूटिंग करते हुए सिनेमेटोग्राफर रवि वर्मन हमें भव्य किले की दीवारों, कई खंभों और ऊंची छत वाले विशाल हॉल, समुद्र के विस्तृत विस्तार पर एक अकेली नाव और समुद्र तट पर असंख्य शवों के दृश्यों में तमाशा दिखाते हैं, जबकि AR रहमान के कटे फटे गाने मुख्य रूप से कथा को आगे बढ़ाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। उनका स्कोर दूसरे भाग में कार्यवाही को एक शानदार गुणवत्ता देने में मदद करता है। कल्कि कृष्णमूर्ति के एक उपन्यास पर आधारित यह फिल्म 10वीं शताब्दी के दौरान चोल साम्राज्य के सत्ता संघर्ष के इर्द गिर्द घूमती है। यह सुंदर चोल के 2 बेटों आदित्य करिकलन और अरुणमोझीवर्मन की कहानी है। वे एक समूह का लक्ष्य बन जाते हैं, जिसका नेतृत्व पर्वतेश्वर करते हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे उन लोगों के खिलाफ लड़ाई ना हारें जो उन्हें बाहर की साजिश रच रहे हैं। सुंदर फिर अपने बेटों से तंजौर आने के लिए कहते हैं। आदित्य करिकलन तंजौर नहीं जाना चाहता, क्योंकि उसका पहला प्यार नंदिनी तंजौर में रहती है और अब उसकी शादी पर्वतेश्वर से हुई है। सुंदर का दूसरा बेटा अरुणमोझीवर्मन तंजौर में अपने पिता से मिलने का फैसला करता है, लेकिन उसके खिलाफ एक अन्य समूह द्वारा एक हत्या की साजिश रची जाती है। चोल साम्राज्य आंतरिक और बाहरी दोनों शक्तियों से खतरे में है और युवराज आदिशा करिकलन उनके छोटे भाई अरुणमोझीवर्मन और सम्राट सुंदर चोलर के साथ परिस्थितियों से अलग होने के कारण यह राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक संदेशवाहक पर निर्भर है। क्या वह अपने मिशन में सफल हो सकता है, विशेष रूप से करिकलन की पूर्व प्रेमिका नंदिनी के साथ, जो पूरे चोल साम्राज्य को गिराने की साजिश रच रही है। कल्कि का पोन्नियन सेल्वन एक विशाल महाकाव्य है, जो अब तक कई तमिल निर्माताओं के लिए फिल्म बनाने के लिए मायावी बना हुआ है, और मणिरत्नम अंत में इस शानदार अनुकूलन के साथ सपने को जीवंत करते हैं, जो पुस्तकों की साजिश, रोमांच और पृष्ठमोड़ की गुणवत्ता को शानदार ढंग से दर्शाता है। 2 भाग वाली इस पहली फ्रेंचाइजी में निर्देशक और उनके लेखक जयमोहन और इलंगो कुमारवेल चुनौती के लिए तैयार हैं। जिस तरह से उन्होंने उपन्यास को संघनित किया है वह सराहनीय है। परिवर्तनों के साथ, जैसे कि कुंडवई एक गुप्त चर्चा में आ जाती है। पोन्नियन सेल्वन के रहस्यमय उद्धारकर्ता का परिचय कथा की गति को जोड़ता है। जयमोहन के संवाद विशेष रूप से एक आकर्षण है, क्योंकि वह ऐसी भाषा का उपयोग करते हैं जो शास्त्रीय और बोलचाल दोनों है, बिना इसे अजीब लगे। फिल्म की शुरुआत कमज़ोर होती है। निर्देशक प्लॉट सेट करने के लिए अपना समय लेता है। क्राउन प्रिंस आदित्य करिकलन अपने दोस्त वंथ्या थेवन जो जासूस अलवर कादियान की भूमिका निभाते हैं, बड़े पैमाने पर गंभीर कार्यवाही में हास्य का संचार करते हैं। ऐश्वर्या अपने मोहक रूप के साथ नंदिनी की भावना को पकड़ लेती है, जबकि विक्रम, जयम रवि और तृषा राजघराने के रूप में प्रभावी हैं। फ्रेम में भव्यता होती है, लेकिन बाहुबली फिल्मों के विपरीत यहाँ इसे अधिक महत्व दिया गया है। बड़े पैमाने पर वास्तविक स्थानों पर शूटिंग करते हुए सिनेमेटोग्राफर रवि वर्मन हमें भव्य किले की दीवारों, कई खंभों और ऊंची छत वाले विशाल हॉल के समुद्र के विस्तृत विस्तार पर
एक अकेली नाव और समुद्र तट पर असंख्य शवों के दृश्यों में तमाशा दिखाते हैं। योजनाकारों में शामिल हैं पेरिया पज्जुवेतरायर और चिन्ना पज्जुवेतरायर, साम्राज्य के वित्त मंत्री और सेनापति, कई राजा जिन्होंने सम्राट के प्रति निष्ठा की शपथ ली है, परास्त पांड्या राजा की शेष सेनाएं और सबसे महत्वपूर्ण नंदिनी, करिकलन के पूर्व प्रेमी और पेरिया पज्जुवेतरायर की पत्नी, जो अपने स्वयं के कारणों से पूरे चोल साम्राज्य को गिराने के लिए दृढ़ संकल्पित है। लेकिन फिर फिल्म स्थिर दिखाई देती है। जब तक हम इंटरमिशन पॉइंट तक रोशन होते हैं, हम खुद को महल की साजिश से जुड़े इस आशय में तल्लीन पोजीशन है, और जब कार्यवाही श्रीलंका में स्थानांतरित हो जाती है, जहां करिकलन के छोटे भाई अरुणमोझी वर्मन मामूली पोन्नियिन सेल्वन भूमि के राजा को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, गति तेज होती है और फिल्म अंत की ओर दौड़ती है। कील के साथ मारे गए पांड्या राजा के निजी गार्ड से जुड़े बाइटिंग सीक्वेंस, जो अरुणमोझी को मारने के लिए वहां उतरते हैं और तूफानी समुद्र पर निर्देशित करते हैं, एक जहाज पर एक झुका हुआ स्टंट के साथ अगली कड़ी को एक उच्च नोट पर सेट करते हैं। कल्कि का पोन्नियिन सेल्वन एक महाकाव्य है जो अब तक कई तमिल फिल्म निर्माताओं के लिए फिल्म बनाने के लिए मायावी बना हुआ है, और मणिरत्नम अंत में इस शानदार अनुकूलन के साथ सपने को जीवंत करते हैं, जो पुस्तकों की साजिश, रोमांच और पृष्ठमोड़ की गुणवत्ता को शानदार ढंग से दर्शाता है। 2 भाग वाली इस पहली फ्रेंचाइजी में निर्देशक और उनके लेखक जयमोहन और इलंगो कुमारवेल चुनौती के लिए तैयार हैं। जिस तरह से उन्होंने उपन्यास को संघनित किया है वह सराहनीय है। परिवर्तनों के साथ, जैसे कि कुंडवई एक गुप्त चर्चा में आ जाती है। पोन्नियिन सेल्वन के रहस्यमय उद्धारकर्ता का परिचय कथा को गति से जोड़ता है। जयमोहन के संवाद विशेष रूप से एक आकर्षण है, क्योंकि वह एक ऐसी भाषा का उपयोग करते हैं जो शास्त्रीय और बोलचाल दोनों हैं, बिना इसे अजीब लगे। फिल्म की शुरुआत कमज़ोर होती है। निर्देशक प्लॉट सेट करने के लिए अपना समय लेता है। क्राउन प्रिंस आतिथा करिकलन अपने दोस्त वंथियाथेवन को अपने पिता और सम्राट सुंदर चोलर और बहन राजकुमारी कुंथावई को उन खतरों के बारे में संदेश देने के लिए सौंपती है जिनका राज्य सामना कर रहा है। योजनाकारों में शामिल हैं पेरिया पज्जुवेतरायर और चिन्ना पज्जुवेतरायर, साम्राज्य के वित्त मंत्री और सेनापति, कई राजा जिन्होंने सम्राट के प्रति निष्ठा की शपथ ली है, परास्त पांड्या राजा की शेष सेनाएं और सबसे महत्वपूर्ण नंदिनी, करिकलन के पूर्व प्रेमी और पेरिया पज्जुवेतरायर की पत्नी, जो अपने स्वयं के कारणों से पूरे चोल साम्राज्य को गिराने के लिए दृढ़ संकल्पित है। कथानक की प्रकृति को देखते हुए ये भाग, जिनमें अनिवार्य रूप से थोड़ा सा विस्तार है बल्कि झटकेदार बदलाव हैं, क्योंकि हमें कथानक में कई खिलाड़ियों और उनके बीच के इतिहास से परिचित कराया जाता है। कई बार ऐसा भी होता है जब हमें लगता है कि बहुत कम समय में बहुत सारी घटनाएं भरी जा रही हैं, जिससे उन लोगों के लिए कथानक का पालन करना कठिन हो सकता है जिन्होंने किताबें नहीं पढ़ी हैं। त्वरित चरित्र परिचय का अर्थ यह भी है कि हम जिस चरित्र से अभी अभी परिचित हुए हैं उसके उद्देश्यों को पूरी तरह से समझने से पहले ही हम अगले चरित्र पर जा चुके हैं। लेकिन फिर फिल्म स्थिर होने लगती है, और जब तक हम इंटरमिशन पॉइंट तक पहुंचते हैं, हम खुद को महल की साजिश से जुड़े इस आख्यान में तल्लीन पाते हैं। और जब कार्यवाही श्रीलंका में स्थानांतरित हो जाती है, जहां करिकलन के छोटे भाई अरुणमोझी वर्मन नाममात्र पोन्नियिन सेल्वन भूमि के राजा को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, गति तेज हो जाती है और फिल्म अंत की ओर दौड़ती है। कील के साथ मारे गए पांड्या राजा के निजी गार्डों से जुड़े बाइटिंग सीक्वेंस, जो अरुणमोझी को मारने के लिए वहां उतरते हैं, और निर्देशक तूफानी समुद्र पर एक जहाज पर एक ज़ोरदार स्टंट के साथ अगली कड़ी को एक उच्च नोट पर सेट करते हैं। कास्टिंग कमोबेश हाजिर है। कार्ति चंचल वंथियाथेवन के रूप में भयानक हैं, और जयराम के साथ, जो जासूस अलवर कादियान की भूमिका निभाते हैं, बड़े पैमाने पर गंभीर कार्यवाही में हास्य का संचार करते हैं। ऐश्वर्या अपने मोहक रूप के साथ नंदिनी की भावना को पकड़ लेती है, जबकि विक्रम, जयम रवि और तृषा राजघराने के रूप में प्रभावी हैं। फ्रेम में भव्यता होती है, लेकिन बाहुबली फिल्मों के विपरीत यहाँ इसे अधिक महत्व दिया गया है।
बड़े पैमाने पर वास्तविक स्थानों पर शूटिंग करते हुए सिनेमेटोग्राफर रवि वर्मन हमें भव्य किले की दीवारों, कई खंभों और ऊंची छत वाले विशाल हॉल, समुद्र के विस्तृत विस्तार पर एक अकेली नाव और समुद्र तट पर असंख्य शवों के दृश्यों में तमाशा दिखाते हैं, जबकि ए.आर. रहमान के कटे-फटे गाने मुख्य रूप से कथा को आगे बढ़ाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। उनका स्कोर दूसरे भाग में कार्यवाही को एक शानदार गुणवत्ता देने में मदद करता है। कल्कि कृष्णमूर्ति के एक उपन्यास पर आधारित यह फिल्म 10वीं शताब्दी के दौरान चोल साम्राज्य की सत्ता के इर्द-गिर्द घूमती है। यह सुंदर चोल के दो बेटों आदित्य करिकलन और अरुणमोझी वर्मन की कहानी है। वे एक समूह का लक्ष्य बन जाते हैं जिसका नेतृत्व पर्वतेश्वर करते हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे उन लोगों के खिलाफ लड़ाई ना हारें जो उन्हें बाहर करने की साजिश रच रहे हैं। सुंदर फिर अपने बेटों से तंजौर आने के लिए कहते हैं। आदित्य करिकलन तंजौर नहीं जाना चाहता क्योंकि उसका पहला प्यार नंदिनी तंजौर में रहती है और अब उसकी शादी पर्वतेश्वर से हुई है। सुंदर का दूसरा बेटा अरुणमोझी वर्मन तंजौर में अपने पिता से मिलने का फैसला करता है, लेकिन उसके खिलाफ एक अन्य समूह द्वारा एक हत्या की साजिश रची जाती है। चोल साम्राज्य आंतरिक और बाहरी दोनों शक्तियों से खतरे में है और युवराज आदित्य करिकलन, उनके छोटे भाई अरुणमोझी वर्मन और सम्राट सुंदर चोलर के साथ परिस्थितियों से अलग होने के कारण यह राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक संदेशवाहक पर निर्भर हैं। क्या वह अपने मिशन में सफल हो सकता है, विशेष रूप से करिकलन की पूर्व प्रेमिका नंदिनी के साथ, जो पूरे चोल साम्राज्य को गिराने की साजिश रच रही है। कल्कि का पोनियन सेल्वन एक विशाल महाकाव्य है जो अब तक कई तमिल फिल्म निर्माताओं के लिए फिल्म बनाने के लिए मायावी बना हुआ है, और मणि रत्नम अंत में इस शानदार अनुकूलन के साथ सपने को जीवंत करते हैं, जो पुस्तकों की साजिश, रोमांच और पृष्ठमोड़ की गुणवत्ता को शानदार ढंग से दर्शाता है। 2 भाग वाली इस पहली फ्रेंचाइजी में निर्देशक और उनके लेखक जयमोहन और इलंगो कुमारवेल चुनौती के लिए तैयार हैं। जिस तरह से उन्होंने उपन्यास को संघनित किया है वह सराहनीय है। परिवर्तनों के साथ, जैसे कि कुंडवई एक गुप्त चर्चा में आ जाती है। पोनियन सेल्वन के रहस्यमय उद्धारकर्ता का परिचय कथा की गति को जोड़ता है। जगमोहन के संवाद विशेष रूप से एक आकर्षण है क्योंकि वह ऐसी भाषा का उपयोग करते हैं जो शास्त्रीय और बोलचाल दोनों हैं, बिना इसे अजीब लगे। फिल्म की शुरुआत कमज़ोर होती है। निर्देशक प्लॉट सेट करने के लिए अपना समय लेता है। क्राउन प्रिंस आतिथा करिकलन अपने दोस्त वंथियाथेवन को अपने पिता और सम्राट सुंदर चोलर और बहन राजकुमारी कुंथावई को उन खतरों के बारे में संदेश देने के लिए सौंपती है जिनका राज्य सामना कर रहा है। योजनाकारों में शामिल हैं पेरिया पज्जुवेतरायर और चिन्ना पज्जुवेतरायर, साम्राज्य के वित्त मंत्री और सेनापति, कई राजा जिन्होंने सम्राट के प्रति निष्ठा की शपथ ली है, परास्त पांड्या राजा की शेष सेनाएं और सबसे महत्वपूर्ण नंदिनी, करिकलन के पूर्व प्रेमी और पेरिया पज्जुवेतरायर की पत्नी, जो अपने स्वयं के कारणों से पूरे चोल साम्राज्य को गिराने के लिए दृढ़ संकल्पित है। कथानक की प्रकृति को देखते हुए ये भाग, जिनमें अनिवार्य रूप से थोड़ा सा विस्तार है बल्कि झटकेदार बदलाव हैं, क्योंकि हमें कथानक में कई खिलाड़ियों और उनके बीच के इतिहास से परिचित कराया जाता है। कई बार ऐसा भी होता है जब हमें लगता है कि बहुत कम समय में बहुत सारी घटनाएं भरी जा रही हैं, जिससे उन लोगों के लिए कथानक का पालन करना कठिन हो सकता है जिन्होंने किताबें नहीं पढ़ी हैं। त्वरित चरित्र परिचय का अर्थ यह भी है कि हम जिस चरित्र में अभी अभी परिचित हुए हैं उसके उद्देश्यों को पूरी तरह से समझने से पहले ही हम अगले चरित्र पर जा चुके हैं। लेकिन फिर फिल्म स्थिर होने लगती है और जब तक हम इंटरमिशन पॉइंट तक पहुंचते हैं हम खुद को महल की साजिश से जुड़े इस आख्यान में तल्लीन पाते हैं, और जब कार्यवाही श्रीलंका में स्थानांतरित हो जाती है जहां करिकलन के छोटे भाई अरुणमोझी वर्मन नाममात्र पेन्नियान सेल्वन भूमि के राजा को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं,
गति तेज हो जाती है और फिल्म अंत की ओर दौड़ती है। कील के साथ मारे गए पांड्या राजा के निजी गार्डों से जुड़े बाइटिंग सीक्वेंस, जो अरुणमोझी को मारने के लिए वहां उतरते हैं, और निर्देशक तूफानी समुद्र पर एक जहाज पर एक जोरदार स्टंट के साथ अगली कड़ी को एक उच्च नोट पर सेट करते हैं। लेकिन फिर फिल्म स्थिर दिखाई देती है और जब तक हम इंटरमिशन पॉइंट तक रोशन होते हैं, हम खुद को महल की साजिश से जुड़े इस आशय में तल्लीन पाते हैं। और जब कार्यवाही श्रीलंका में स्थानांतरित हो जाती है, जहां करिकलन के छोटे भाई अरुणमोझी वर्मन मामूनी पोलियन सेल्वन भूमि के राजा को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, गति तेज हो जाती है और फिल्म अंत की ओर दौड़ती है। कील के साथ मारे गए पांड्या राजा के निजी गार्ड से जुड़े बाइटिंग सीक्वेंस और अरुणमोझी को मारने के लिए वहां पहुंचते हैं और तूफानी समुद्र पर निर्देशित करते हैं। एक जहाज पर एक झुका हुआ स्टंट के साथ अगली कड़ी को एक उच्च नोट पर सेट करते हैं। चोल साम्राज्य आंतरिक और बाहरी दोनों शक्तियों से खतरे में है और युवराज आतिथा करिकलन उनके छोटे भाई अरुणमोझी वर्मन और सम्राट सुंदर चोलर के साथ परिस्थितियों से अलग होने के कारण यह राजा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक संदेशवाहक पर निर्भर है। क्या वह अपने मिशन में सफल हो सकता है, विशेष रूप से करिकलन की पूर्व प्रेमिका नंदिनी के साथ, जो पूरे चोल साम्राज्य को गिराने की कोशिश कर रही है। चोल वंश के राजा ने अपने खराब स्वास्थ्य के कारण अपने भाई सुंदरा चोलुडू पर शासन करने की जिम्मेदारी डाली। थोड़ी देर के बाद सुंदरा चोलुडू ने इसे अपने बेटे आदित्य करिकलन को स्थानांतरित कर दिया। मथुरा कुंडू, जो चोल वंश के दिवंगत राजा के वास्तविक उत्तराधिकारी और पुत्र हैं, इस फैसले से निराश हो जाते हैं। वह एक अन्य राजा पल्लवराय की मदद लेता है और वे भविष्य की कार्ययोजना पर चर्चा के लिए कदम्बुर में एक गुप्त बैठक की योजना बनाते हैं। दूसरी ओर आदित्य करिकालोन को संदेह होता है कि राज्य के अंदर कुछ साजिश चल रही है और वह अपने सेनापति वल्लभ नारायण वंथिया देवड़ू को वास्तविक सच्चाई का पता लगाने के लिए आदेश देता है। क्या वल्लभ नारायण ने अपना काम पूरा किया? इस कहानी में नंदिनी यानी कि ऐश्वर्या राय का क्या महत्व है? पोनियन सेल्वन अरुणमोझी आदित्य के भाई और चोल साम्राज्य के अगले राजा ने इस मिलीभगत को कैसे रोका? सभी सवालों के जवाब जानने के लिए फिल्म को पूरा तरह देखें। आइए हम बात करते हैं इस मूवी के प्लस पॉइंट के बारे में। इस पैन इंडियन प्रोजेक्ट में कई किरदार हैं, लेकिन पहले भाग में कार्थी को भावपूर्ण भूमिका मिलती है। वह गंभीर रूप से संचालित इस पीरियड ड्रामा में मनोरंजक कारक है। महिलाओं के साथ उनके छेड़खानी के दृश्य अच्छी हंसी पैदा करते हैं। अभिनेता ने फिल्म के लिए सब कुछ दिया है और जब भी वह पर्दे पर दिखाई देते हैं तो दर्शकों का मनोरंजन करते हैं। कार्थी के बाद यह जयम रवि और ऐश्वर्या राय हैं जिन्हें मुख्य भूमिकाएं और अधिक स्क्रीन समय मिलता है। ऐश्वर्या राय का किरदार कहानी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और उन्होंने इसे पूर्णतया तक पहुंचाया। टाई टेलर की भूमिका निभाने वाले जयम रवि केवल सेकंड हाफ में नज़र आते हैं, लेकिन अच्छा करते हैं। सीक्वल में उनके किरदार को और प्रमुखता मिलेगी। त्रिशा और विक्रम बहुत संक्षिप्त रूप में दिखाई देते हैं, लेकिन उनकी स्क्रीन उपस्थिति एक छाप छोड़ती है और प्रभाव को बढ़ाती है। त्रिशा खूबसूरत दिखती हैं और ऐश्वर्या राय भी। दोनों हिस्सों में प्रमुख स्थानों पर नाटक दिलचस्प है और कुछ आकर्षक क्षण बनाता है। दूसरे भाग में कार्थी और जयम रवि और अन्य एक्शन ब्लॉक के बीच लड़ाई का काम अच्छी तरह से रचा गया है और हमारा ध्यान खींचता है। बात करते हैं मूवी के नेगेटिव पॉइंट्स की। हालांकि फिल्म की कहानी दिलचस्प है, यह अधिक नाटक से भरी हुई है और एक आम दर्शक के लिए यह समझ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि क्या हो रहा है। पहले भाग में ही इतनी सामग्री है कि इसे प्रदर्शित करने के लिए अपने आप में 2 भाग लगेंगे। पटकथा कई बार भ्रमित और जटिल हो जाती है। एक और बड़ी कमी है घांगे की गति वाली कथा, जो दर्शकों के
धैर्य की परीक्षा लेती है। नीरस और धीमी पहली छमाही की तुलना में दूसरी छमाही काफ़ी बेहतर है। फिल्म में कई उबाऊ क्षण हैं जो प्रभाव को तोड़ते हैं, क्योंकि निर्देशक कई उच्च क्षणों के बिना एक सपाट पटकथा से चिपके रहते हैं। फिल्म में कुछ गंभीर ट्रिमिंग की ज़रूरत है, क्योंकि दृश्य बहुत लंबे हैं। क्लाइमैक्स फाइट सीक्वेंस फिल्म का एक ऐसा ही महत्वपूर्ण क्षण है, लेकिन इसे बिना किसी कारण के बहुत अधिक खींचा गया है और इसमें स्पष्टता का भी अभाव है। क्लिफ हैंगर पर पल वास्तव में एक मोड़ के साथ आता है, लेकिन खराब चरमोत्कर्ष के कारण कोई भी इससे जुड़ नहीं पाता है। बात करते हैं इसके तकनीकी पहलू को लेकर। कहा जाता है कि PS1 का उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता है और उत्पादन मूल्य उल्लेखनीय है। थोटा थर्रानी की प्रोडक्शन डिज़ाइन इस लार्जर देन लाइफ गाथा में अधिक मूल्य जोड़ती है। निर्माताओं ने अधिक यथार्थवादी स्थानों का चयन किया और सुनिश्चित किया कि फ्रेम समृद्ध दिखे, साथ ही ये आँखों के लिए आसान होते हैं। एक लखानी द्वारा किया गया कॉस्ट्यूम वर्क आकर्षक है और मुख्य अभिनेत्री ऐश्वर्या राय और तृषा बेहद खूबसूरत और बेहद आकर्षक दिखती हैं। अकादमी पुरस्कार विजेता AR रहमान का संगीत सुखद है और कुछ उदाहरणों में उन्होंने कार्यवाही को ऊंचा करने के लिए बहुत कुछ गुणवत्ता वाला बैकग्राउंड स्कोर दिया। रवि वर्मन का कैमरा वर्क साफ सुथरा है और उन्होंने चोलों के काल को अपने लेंस से बहुत भव्यता से दिखाया है। फिल्म का संपादन, जैसा कि पहले कहा गया है, फिल्म को थका देने वाली घड़ी बनाने के लिए नीचे है। मणिरत्नम उन महान भारतीय निर्देशकों में से एक हैं जो अपनी राजसी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन पोन्नियिन सेल्वन 1 की सभी सरासर तकनीकी प्रतिभा को उसके मध्यम वर्णन से नीचा दिखाया गया है। इस महान कहानी को लाने का उनका इरादा और सपना दिखाई दे रहा है, लेकिन उन्हें अपनी कहानी कहने में अधिक सतर्क रहना चाहिए था। पटकथा मणिरत्नम और एलंगो कुमारवेल द्वारा सह लिखी गई है, लेकिन वे एक आकर्षक और ध्यान खींचने वाली फिल्म के साथ आने में सफल नहीं हुए। कुल मिलाकर पोन्नियिन सेल्वन भाग 1 की कहानी अच्छी है, लेकिन यह नीरस है और इसमें आवश्यक उच्च क्षण नहीं है। मणिरत्नम की दमदार प्रस्तुति से मुख्य कलाकारों का प्रदर्शन शानदार, उत्पादन मूल्य और पहले दर्जे के दृश्य खराब हो गए हैं। विशेष रूप से पहला भाग जटिल है, क्योंकि बहुत सारे पात्रों को पेश किया जा रहा है। मैंने कल्कि की पोन्नियिन सेल्वन को नहीं पढ़ा है, लेकिन यह हमेशा स्पष्ट रहा है कि वंध्यादेवन के चरित्र में महान करिश्मा है। कई शीर्ष अभिनेताओं ने इस चरित्र को निभाने के बारे में वर्षों से सपना देखा है और अब मणिरत्नम की पोन्नियिन सेल्वन 1 देखने के बाद आखिरकार मेरे लिए स्पष्ट है कि क्यों। एक तरफ से इस किरदार की तुलना रहमान के शुरुआती गीत पोन्नी नाडी से की जाती है, जो उनकी महाकाव्य यात्रा की शुरुआत की घोषणा करता है। नदी की तरह वह जहाँ चाहता है वहाँ बहता है और जहाँ भी वह उतरता है वह बहुत सारे जीवन का स्रोत है। जैसे नदी अपने चक्कर में सब कुछ बदल देती है, वैसे ही वह भी। एक बिंदु पर जब उनसे उनके ठिकाने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, मैं हर जगह से हूँ और आकाश के नीचे और ज़मीन पर कहीं भी शांति पाने में सक्षम होने की बात करता हूँ। मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या इसीलिए वह समुद्र से इतना डरता है। आप जानते हैं, वह स्थान जहाँ नदी मर जाती है वह मजाकिया है, वह चुलबुला है और जब वह स्क्रीन पर होता है तो शुभकामनाएं उससे आपकी आंखें हटा लेती हैं। अभिनेता जयराम के साथ उनकी बातचीत, जो अजवार कादियान नंबी की भूमिका निभाते हैं, रमणीय है। उत्तरार्ध हमेशा तमाशा हास्य में एक कुशल प्रतिपादक रहा है और इस फिल्म में उसका रोमांच आगे का सबूत पेश करता है। मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी हम मणिरत्नम की भावनाओं की खोज में इतने प्रभावित हो जाते हैं कि हम यह स्वीकार नहीं कर पाते कि वह अपनी फिल्मों में हास्य का कितना व्यवस्थित ताना बाना बुनते हैं।
इस फिल्म में जैविक आदान प्रदान से उत्पन्न होने वाले बहुत सारे जीवंत हंसी मजाक के क्षण हैं, एक बार वंध्याथेवन में बस पानी में अपना प्रतिबिंब देखने से। पोनियन सेल्वन में अन्य प्रदर्शन हैं जो आपको सांस लेने के लिए हाँफते हैं। आतिथा करिकलन के रूप में विक्रम तज राजकुमार के रूप में शानदार ढंग से निरंकुश हैं। एक दृश्य जहां वह दबे हुए दर्द की बात करता है, उसे अपना दिल खोलकर देखता है। फिल्म की रिलीज़ से पहले मुझे जयम रवि की कास्टिंग पर अनुचित आपत्तियां लग रही थीं, जिन्होंने मुझे हमेशा एक निवेशित कलाकार के रूप में प्रभावित किया है। वह पोनियन सेल्वन के रूप में महत्वपूर्ण है, कर्तव्यपरायण राजकुमार जो फिल्म में बाद में सुर्खियों में आ जाता है। पोनियन सेल्वन दुनिया में महिलाओं के लिए यह आश्चर्यजनक है कि यह 1000 साल पहले घटित होने वाली कहानी होने के बावजूद वे सजावटी पति पत्नी होने के लिए कम नहीं हुई है, या जैसा कि कई महाकाव्य ऐतिहासिक कहानी में होता है, एक संपत्ति जो पुरुष लड़ते हैं। इस कहानी के केंद्र में एक विफल रोमांस भी हो सकता है, लेकिन नंदिनी यानी कि ऐश्वर्या राय और कुंदवई यानी कि त्रिशा दोनों कुटिल महिलाओं के रूप में स्थापित हो जाती हैं, जो अपने आसपास की पितृसत्तात्मक दुनिया में वांछनीय परिणाम बनाना जानती हैं। इस फिल्म के सबसे शक्तिशाली क्षणों में से एक है जब दोनों आमने सामने आते हैं। यह एक उदाहरण के रूप में भी दोगुना हो जाता है कि क्यों मणिरत्नम यादगार दृश्य नाटक बनाने में माहिर हैं। एक और उदाहरण नंदिनी का परिचय शॉट है, जैसे वह अपनी पालकी के पर्दे खोलती है, लगभग अलौकिक महिला के रूप में जो जानती है कि पुरुषों को कैसे फुसलाना है। ऐश्वर्या राय सम्मोहक हैं, एक से अधिक दृश्यों में हम उसके चेहरे का केवल एक हिस्सा देखते हैं, शायद इसीलिए कि वह जितना बाहर जाने देती है उससे कहीं अधिक है। जबकि अलंकरण में भव्यता और महलों और किलों की विशालता है जो अचूक है, वह पुराने समय की सादगी भी है, जब नदियाँ पूरी तरह से बहती थीं और पृथ्वी को अभी तक नहीं लूटा गया था। वंध्याथेवन के छलकपट से हमें अपने देश के इतिहास की कुछ झलक मिलती है। यह एक ऐसी दुनिया है जिसमें एक आदमी को 1 दर्जन शब्दों का संदेश देने के लिए 1000 मील का साहसिक कार्य करना पड़ता है। यह एक ऐसी दुनिया है जिसमें एक प्रेमी को यह जानने के लिए हफ्तों इंतज़ार करना पड़ता है कि उसके स्नेह के शब्द दिए गए हैं या नहीं। यह एक ऐसी दुनिया है जिसमें स्क्रॉल शब्द अरुचि को दर्शाने के लिए नहीं आया है। एक बार जो था उसे देखने में बहुत खुशी होती है। AR रहमान को इस फिल्म में चढ़ने का अनुभव करने और इस फिल्म निर्माता के लिए जिस प्रकार के गाने और स्कोर देने के लिए लगता है, उसे देने में अधिक खुशी है जिसके लिए उन्होंने अपनी शुरुआत की। यह एक पोन्नी नाड़ी के साथ हो जो धीरे धीरे हमें इस दुनिया में ले जाती है, या आक्रामक अति मर्दाना चोल जो विजय के रोमांच को पकड़ लेता है। उनका स्कोर एक जीवन शक्ति है। वह एक महत्वपूर्ण फ्लैशबैक क्षण प्रस्तुत करने के लिए एक ऑपरेटिव आवाज़ का उपयोग करता है, जो उस क्षण तक ले जाने वाले क्षणों के लिए एक भव्य ऑर्केस्ट्रा स्कोर है। वास्तव में इस फिल्म में आदिथा करिकलन के 2 शक्तिशाली क्षण अकादमी पुरस्कार विजेता के स्कोर के बड़े लाभार्थी हैं। उत्तराधिकारी के मुद्दों के बारे में एक फिल्म के लिए विजय और विद्रोह के बारे में शायद एक्शन सीक्वेंस उतने यादगार नहीं हैं जितने आप उनसे उम्मीद कर सकते हैं। हाँ, गरजते खुर्रों और झूलती तलवारों की हिंसा को पकड़ने की तत्कालिकता है, लेकिन लड़ाई की कोरियोग्राफी ज़्यादातर व्यक्तिगत सेट टुकड़ों के साथ सामान्य लगती है, जो व्यक्ति के साथ नहीं फटती है, सिवाय इसके कि मुझे लगता है कि वह अंतिम खिंचाव है जो एक पागल समुद्र की अराजकता को पकड़ लेता है। और फिर भी पोनियन सेल्वन 1 इस तरह से समाप्त नहीं होती है जो पहली फिल्म के संतोषजनक समापन का संकेत देता है। यह शायद मणिरत्नम द्वारा इसे पूरी फिल्म के आधे हिस्से के रूप में व्याख्या करने का परिणाम है,
लेकिन यह देखते हुए कि PS1 को लगभग 3 घंटे तक चलने वाली एक फीचर फिल्म के रूप में पैक किया गया है, मुझे लगता है कि यह केवल उचित है कि हम उम्मीद करते हैं कि इसका अपना पूरा अंत होगा। शायद एक मणिरत्नम फिल्म का सबसे बड़ा आनंद माध्यम पर अपनी जादूगरी का अनुभव करना है। पोनियन सेल्वन वन एक मायाकरण में अक्सर वंध्याथेवन के लिए वर्णित एक प्रिय वर्णन का उपयोग करने के लिए। इस फिल्म में आपको बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं। देवरालन अट्टम में कोरियोग्राफी और प्रकाश व्यवस्था, जो शायद स्थान या सभी बैकलाइटिंग के कारण मुझे एक और मणिरत्नम फिल्म से वीरपंडी कोट्टाइले की याद दिलाती है। आथिता करिकलन के उस पौराणिक प्रवेश के बारे में क्या ख्याल है, या कैसे उस अविश्वसनीय पूर्व अंतराल दृश्य के बारे में? वास्तव में एक निर्देशकीय मास्टर क्लास जो कुछ मिनटों के संवाद में दुख और वर्षों की नींद हराम कर देता है। कैसे एकाकी विलाप के बारे में जो शानदार ढंग से चोल चोल में बदल जाता है। फिल्म की रिलीज़ से पहले इस गाने को सुनकर आपको वीरता और मर्दानगी के बारे में एक ट्रैक की उम्मीद करने के लिए माफ़ कर दिया जाएगा। इसके बजाय हमें दर्द और खेद के बारे में एक मिलता है, और एक अर्थ में अंधाधुंध हिंसा के कारण के बारे में कुछ टिप्पणी। ये ऐसी खुशियाँ हैं जो आपको कम प्रभावी भागों के माध्यम से बनाए रखती हैं, जैसे कि बहुत गहरी अंतर्दृष्टि जो आपको कई पात्रों में मिलती है। फिर भी यह सीधी कार्रवाई। यहाँ भी एक प्रचंड युद्ध को ही उदाहरण के तौर पर ले लीजिए, जिसे अंजाम देना काफ़ी कठिन काम रहा होगा। जब आप इसे ले रहे हो तो यह भूलना मुश्किल है कि आप मणिरत्नम फिल्म देख रहे हो। आप ध्यान दें कि यह एक महाकाव्य फिल्म को उसके समापन तक लाने के लिए 1000 पुरुषों को और 1000 पुरुषों से नहीं ले रहा है। यह एक लड़ाई है जो पैमाने में बहुत सरल है और फिर भी गवाह के लिए बहुत डरावना है। वास्तव में एक पात्र के लिए यह उतनी ही मनोवैज्ञानिक लड़ाई है जितनी कि यह शारीरिक है। कहा जाता है कि सबसे भयानक लड़ाई बाहर नहीं बल्कि अंदर से लड़ी जाती है। उस हिसाब से पोनियन सेल्वन भाग 1 दूसरी फिल्म में और अधिक के वादे के साथ कई महाकाव्य लड़ाइयों का स्नैपशॉट प्रस्तुत करेगी। एक मुश्किल पंचखंड के उपन्यास को 2 भाग में की फिल्म में सिकोड़ना मतलबी उपलब्धि है। यह गमन लेता है बहुत सारा। यदि किसी निर्देशक के पास अपेक्षित माप में वह विशेषता है तो वह मणिरत्नम है। पोनियन सेल्वन भाग 1 एक काल महाकाव्य जो कि पैमाने में विशाल है और दृश्य क्षेत्र में विविध है। फैली हुई शानदार ढंग से माउंट की गई फिल्म एक बहुचर्चित साहित्यिक कृति का एक महत्वाकांक्षी निकट निर्दोष रूपांतरण है, जो वास्तव में प्रदर्शित करता है कि यह एक फिल्म प्रोजेक्ट इतनी चुनौतीपूर्ण क्यों रहा है कि MG रामचंद्रन और कमला हासन इसे एक साथ रखने के लिए असफल प्रयास ही कर सकते थे। कहने की ज़रूरत नहीं है, कहानी रत्नम और उनके कलाकारों और चालाक दल पर भारी तकनीकी और कलात्मक मांग करती है। वे परिणाम, पेसिंग और शैलीगत उत्कर्ष को प्राप्त करने के लिए कठिन कार्य के बराबर साबित होते हैं, जो कहानी की मांग करती है और उपलब्ध छवि निर्माण तकनीक की अनुमति देती है। निश्चित रूप से इसका मतलब यह नहीं है कि अनुभवी निर्देशक कंप्यूटर जनित इमेजरी के आकर्षण और शक्ति के लिए खुद को ताला, स्टॉक और बैरल आत्मसमर्पण कर देता है। रत्नम इतने अच्छे शिल्पकार और कहानीकार हैं कि बाहुबली, RRR और KGF जैसे हाल के भारतीय ब्लॉकबस्टर्स को चलाने वाले बेलगाम दृश्य प्रभावों की चकाचौंध पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। रत्नम सेंसरी और विसरल ओवरड्राइव का सहारा नहीं लेते हैं। इसके बजाय उनके द्वारा लिखी गई स्मार्ट स्क्रिप्ट B जयमोहन और एलंगी कुमारवेल और उनके खेल के शीर्ष पर अभिनेताओं के कलाकारों की से ताकत खींचते हैं। पोनियन सेल्वन आँखों के लिए उतना ही ट्रीट है जितना कि दिमाग के लिए। वह VFX की ज़्यादतियों को खारिज करते हैं और कल्कि कृष्णमूर्ति के
1955 के पंथ उपन्यास के बड़े पैमाने पर स्वीप करने के लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। एक यथार्थवादी क्षेत्र में ऐतिहासिक कल्पना को आधार बनाते हैं जो चोलों के युग का पता लगाता है। कहानी को बड़े पर्दे पर लाने में 6.5 दशक लगे हैं। इंतज़ार इसके लायक रहा है। तमिल भाषा के पोनियन सेल्वन 1 के लिए हिंदी, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम में डब किए गए संस्करण देश भर के सिनेमाघरों में चल रहे हैं। 167 मिनट के पोनियन सेल्वन भाग 1 में कुछ अंश थोड़े जल्दबाजी वाले लगते हैं क्योंकि पात्रों की एक विशालता का परिचय और ऐतिहासिक रूप से सघन विवरणों के प्रदर्शन को 3 घंटे की फिल्म में समेटना पड़ता है। संपादक ए श्रीकर प्रसाद, जिनके अक्सर सिद्ध कौशल का सबसे गंभीर परीक्षण किया जाता है, यह सुनिश्चित करते हैं कि कहानी में सांस लेने के लिए पर्याप्त जगह है ताकि यह कभी कभी समझ से बाहर ना हो जाए। एक बार जब प्रस्तावना रास्ते से हट जाती है और सभी प्रमुख पात्रों को पंक्तिबद्ध कर दिया जाता है तो पोनियन सेल्वन 1 चीज़ों के झूले में आ जाता है। यह घटनाओं की एक रोमांचक श्रृंखला के माध्यम से एक असाधारण चिकनी सवारी प्रस्तुत करता है। भयंकर लड़ाई, महल की साजिश, खोया हुआ प्यार, बदला लेने वाले परास्त सैनिक, बहादुर प्रतिरोध, जो चोल इतिहास के उच्च बिंदुओं को इस तरह से दर्ज करता है जो मूर्त और बनावट दोनों में डूबे हुए हैं। पोनियन सेल्वन 1 का सबसे उल्लेखनीय पहलू विक्रम के नेतृत्व वाले कलाकारों द्वारा लगातार प्रभावी प्रदर्शन के अलावा और अन्य लोगों के अलावा कार्थी, ऐश्वर्या राय बच्चन, जयम रवि और त्रिशा द्वारा शानदार ढंग से प्रस्तुत किया गया थोट्टा थारिनी द्वारा प्रोडक्शन डिज़ाइन और अच्छी तरह से है। छायाकार रवि वर्मन द्वारा शानदार ढंग से लेस किए गए स्थानों की पसंद माना जाता है। कहानी ऐसे स्थानों में प्रकट होती है जो आंखों को चकित कर देने वाले होते हैं और काल्पनिक नहीं होते, जैसे कि इस प्रकृति के ऐतिहासिक महाकाव्यों की सेटिंग आमतौर पर होती है। पोनियन सेल्वन 1 10वीं शताब्दी की स्थानिक विशेषताओं को पूर्णता के लिए आमंत्रित करता है, चाहे वे पत्थर से बनी संरचनाएं हों, किलों और महलों के अंदरूनी भाग या समुद्र में जहाज और नॉर्वे हों। लेकिन किसी भी बिंदु पर छवियां ऐसी नहीं लगती जिन्हें कंप्यूटर पर तैयार किया गया है। पोनियन सेल्वन 1 एक अद्भुत रूप से स्पर्श करने योग्य फिल्म है जो एक विशिष्ट अवधि में असंभव बनाने के लिए निहित रहती है। कार्डबोर्ड कटआउट सेट डिज़ाइन की बचकानी समझ और बचकानी कल्पना के बीच कहीं निलंबित कर दिया जाता है। इसी तरह फिल्म के नाटकीय व्यक्तित्व, बीमार सम्राट सुंदर चोल और उनकी 3 संतानें, क्राउन प्रिंस आतिथा करिकलन, उनके छोटे भाई अरुणमोझी वर्मन और राज्य के भीतर और बाहर उनके सहयोगी और विरोधी कभी भी मानव से कम नहीं हैं। वे भव्य अनुपात की चुनौतियों से जूझते हुए भी स्पष्ट भावनाओं से निपटते हैं। पात्र चाहे वे चोल रॉयल्टी या सामान्य स्टॉक के पुरुष हों, तब भी विश्वसनीय लगते हैं जब वे डिक्लेमेटरी मोड में होते हैं। असामान्य ज्ञान से गपशप करने वाले मजाक की ओर बढ़ते हैं। एक मुश्त विश्वास की हवा के साथ उत्कृष्ट रूप से परिष्कृत पोनियन सेल्वन 1 एक ऐतिहासिक गाथा है जो दर्शकों को जादूगर की कला का सहारा लिए बिना खींचती है। इसका जादू विशुद्ध रूप से इसके स्तरित सिनेमाई गुणों में निहित है। नंदिनी, षड्यंत्रकारी वित्त मंत्री पेरियार पज्जुवेतरायर की पत्नी के साथ विस्तारित चोल साम्राज्य में शरारत चल रही है, जिसने राज्य को नष्ट करने की कसम खाई है। वह अपने एक समय के प्रेमी आतिथा करिकलन के खिलाफ एक व्यक्तिगत शिकायत रखती है। साजिश जिसमें वित्त मंत्री के भाई और तंजौर किले के प्रभारी चिन्ना पज्जुवेतरायर और शाही सरदारों का एक हिस्सा शामिल है। उनका उद्देश्य सुंदर चोल को उखाड़ फेंकना और उनके भतीजे मधुरंतक को सिंहासन पर बिठाना है। आगे आने वाले गंभीर खतरे को भांपते हुए आदिता करिकलन अपने सबसे अच्छे दोस्त और भरोसेमंद सहयोगी वंथ्याथेवन, जो फिल्म के लगभग पूरे पहले भाग को चोरी कर लेता है,
समुद्र सम्राट चोल के लिए एक संदेश के साथ भेजता है। साहसी और खुशमिजाज वंध्यादेवन राजा के दरबार के साथ साथ एक पराजित पांड्यान सेना के बचे लोगों को चकमा देता है, जो अपने मारे गए राजा वीर पांड्यन का बदला लेने के लिए बाहर हैं। जबकि सत्ता के भूखे या प्यार में पड़े हुए पुरुष बहुत सी बातें करते हैं, पोनियन सेल्वन वन स्रोत सामग्री के लिए सही है, क्योंकि यह कहानी में महिलाओं को समान महत्व देता है। सुंदर और मजबूत इरादों वाली नंदिनी के अलावा सख्त और स्पष्ट दिमाग वाली चोल राजकुमारी कुंडावई कहानी के आगे बढ़ने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। कुंडावई को न केवल उसके पिता ने बल्कि उसके बड़े भाई आदित्य करिकलन को शांत करने के लिए भेजा है, बल्कि वह वंध्यादेवन को अपने भाई अरुणमोझी के लिए एक संदेश के साथ सिंघल साम्राज्य की यात्रा करने का भी निर्देश देती है। कथानक में दो अन्य महिलाएं वानाथी, जो अरुणमोझी से शादी करने का सपना देखती है, और नाविक समुथिरा कुमारी के पास मैग्नस ओपस के इस हिस्से में करने के लिए उतरा नहीं है। सीक्वल में शायद उनके लिए और भी बहुत कुछ है। एक्शन से भरपूर और घटनाएं। नाटक का पहला भाग कहानी के एक बिंदु पर समाप्त होता है, जो कई सवालों को अनसुलझा छोड़ देता है और इंगित करता है कि 2023 में रिलीज़ होने वाली पोनियन सेल्वन भाग 2 का मूल क्या हो सकता है। फिल्म अनिवार्य रूप से पैक करती है, बहुत कम समय में बहुत अधिक, लेकिन यह देखने और आवाज़ करने में कभी विफल नहीं होता। AR रहमान के गाने और बैकग्राउंड स्कोर ध्वनि डिज़ाइन की रीढ़ है। सिनेमा के एक सावधानीपूर्वक कल्पना और निष्पादित कार्य की तरह। आखिरकार खत्म हुआ लंबा इंतज़ार। निर्देशक मणिरत्नम की महत्वाकांक्षी फिल्म पोनियन सेल्वन भाग 1 आज 30 सितंबर को बहुत अधिक धूमधाम के बीच स्क्रीन पर प्रदर्शित हुई। फिल्म एक ऐतिहासिक कथा बल्कि कृष्णमूर्ति के महाकाव्य तमिल साहित्यिक उपन्यास से अनुकूलित है, जो चोल राजवंश को झकझोरने वाले सत्ता संघर्ष को समाहित करता है। क्या फिल्म उम्मीदों पर खरी उतरती है? क्या यह पुस्तक प्रेमियों को संतुष्ट करेगा? एक धूमकेतु आकाश में दिखाई देता है और यह बुरी खबर लाने वाला है। सुंदरा चोलर बीमार हैं और अपने सबसे बड़े बेटे आदित्य करिकलन को युवराज घोषित करते हैं। हालांकि चोल साम्राज्य के लोग और सुंदरा चोलर की दूसरी संतान कुंदवई को लगता है कि उसका छोटा भाई अरुणमोझी वर्मन एक महान राजा बनेगा। आदित्य करिकलन अपने मित्र और भरोसेमंद सहयोगी वल्लरायन को प्राप्त टिप ऑफ के आधार पर कदम्बुर भेजती है। वह चाहता है कि वंध्यादेवन उस योजना का पता लगाए जो चल रही है और इसकी सूचना सुंदर चोलर और कुंदावई को दे। सुंदरा चोलर के भाई के बेटे मंथुर रणथागर के रूप में एक शक्ति संघर्ष शुरू होता है और वह भी सिंहासन पर नज़र रखता है। इस बीच नंदिनी यानी कि ऐश्वर्या राय बच्चन पेरिया पज्जुवेतरायर की पत्नी है, जो अपने पति वीरा पांड्यान की मौत का बदला लेने के लिए चोल साम्राज्य में शादी कर लेती है। अपने मिशन में कौन सफल होगा, पोनियन सेल्वन का पहला भाग बताता है। कल्कि कृष्णमूर्ति द्वारा लिखित पोनियन सेल्वन की 5 भाग की पुस्तक शब्द आडंबरपूर्ण और अत्यधिक विवरण के साथ है। मणिरत्नम की पोनियन सेल्वन का पहला भाग पुस्तक के पहले 3 भागों में होने वाले महत्वपूर्ण क्षणों का दस्तावेजीकरण करता है। तकनीकी रूप से पोनियन सेल्वन शीर्ष पायदान पर है, चाहे वह रवि वर्मन की शानदार सिनेमेटोग्राफी हो या AR रहमान का उत्कृष्ट स्कोर। फिल्म हमें उस दुनिया में ले जाती है जिसे मणिरत्नम ने इतनी बारीकी से बनाया है। लेकिन जब कहानी की बात आती है तो पोनियन सेल्वन उन लोगों के लिए एक भारी मामला हो सकता है जिन्होंने किताबें नहीं पढ़ी हैं। चूँकि मणिरत्नम ने एक फिल्म में एक साथ 3 भागों को भरा है, 2 घंटे 45 मिनट के रन टाइम के साथ। कार्थी के वंध्यादेवन को छोड़कर अधिकांश पात्रों को ज़्यादा स्क्रीन समय नहीं मिलता है। कहानी तंजावुर से पजायराई से श्रीलंका तक छलांग लगाती है और पात्र भी ऐसा ही करते हैं। लेकिन उन लोगों के लिए जिन्होंने किताबें नहीं पढ़ी हैं, फिल्म पर अत्यधिक ध्यान दिया जाना चाहिए,
क्योंकि नाटक में कई पात्र हैं और कई समय रेखाएं पार करती हैं। मणिरत्नम के महाकाव्य का रूपांतरण वीएफएक्स पर उच्च है और एक अवधि फिल्म के सामान्य टेम्पलेट का पालन नहीं करता है। वह पोनियन सेल्वन की दुनिया का निर्माण करने के लिए अपना समय लेता है और अपने पात्रों के माध्यम से तथ्यात्मक रूप से महत्वपूर्ण विवरण देता है। पूरी फिल्म में कई उच्च क्षण बिखरे हुए हैं। नंदिनी के साथ वंध्यादेवन की मुलाकात हो या महाकाव्य नंदिनी कुंडवई का आमना सामना, आदित्य करिकलन का एकालाप या अरुणमोझी वर्मन वंध्यादेवन का चरमोत्कर्ष लड़ाई, आपको भव्यता से भरपूर दृश्य मिलते हैं जो मजबूत कहानी द्वारा समर्थित हैं। संवाद विशेष रूप से वंध्यादेवन और जासूस अजवार कादियान नाम भी अच्छी तरह से काम करते हैं क्योंकि वे अपनी चतुर बुद्धि से राहत देने का प्रबंधन करते हैं। पोनियन सेल्वन चोल साम्राज्य की कहानी है जो लगभग 1000 साल पहले सिंहासन के लिए हुई साजिशों और कुत्सित राजनीति को दिखाती है। कहानी बहुत अच्छी है और इसे और अधिक रोचक बनाने के लिए इसमें उचित संघर्ष है। सबसे पहली बात, फिल्म में कौन क्या है इसका बेसिक अंदाज़ा होना चाहिए। वॉइस ओवर शुरुआत में थोड़ी जानकारी देता है, लेकिन सभी तमिल मूल नामों वाले नाम और स्थान डॉट्स को छोड़ने के लिए अनजान लोगों के लिए कठिन बनाते हैं। लेकिन एक राजनीतिक नाटक होने के नाते पोनियन सेल्वन को उस बहुत ज़रूरी उत्साह के साथ एक दिलचस्प कहानी होनी चाहिए। यहाँ निर्देशक कहानी करता है, लेकिन औसत दर्जे की पटकथा पात्रों के बीच भावनात्मक संबंध स्थापित करना कठिन बना देती है। कई पात्रों और प्रत्येक के अलग अलग स्थानों पर होने के कारण कहानी को संबंधित एपिसोड में चालाक चाल दिखाते हुए भी घूमना पड़ा। लंका में अरुणमोझी से संबंधित कुछ प्रकरणों के उपकथानकों को सरल और छोटे दृश्यों में काटा जा सकता था। पहले से ही नीरस वर्णन के साथ लंबे दृश्य हमें वास्तविक कथानक से अधिक दूर करते हैं। कहानी में ट्विस्ट और भी तीखे हो सकते हैं, उनमें से ज़्यादातर सिर्फ दिखाए गए थे, जबकि पात्र इसके बारे में बोलते थे। बिना उच्च या ऊंचाई के साथ जो कुछ प्रभाव डाल सकते थे। पोनियन सेल्वन वन फिल्म कई बार हमें गेम ऑफ थ्रोन्स की याद दिलाती है, जो कई जगहों, राज्यों और जलमग्न राजनीति के इर्द गिर्द घूमती है। पोनियन सेल्वन वन में वह क्षमता है, लेकिन उस श्रृंखला में जो परमानंद महसूस होगा वह यहाँ गायब है। दर्शकों को कम से कम उम्मीद होगी कि वल्लवराया वंध्यादेवडु आगे की सीट लेते हैं और अधिकांश कहानी पहले भाग में उनकी सहूलियत बिंदु से संचालित होती है। नंदिनी का बहुमुखी चरित्र जिज्ञासा पैदा करता है और यह संकेत भी देता है कि इसमें और भी रहस्य हैं। कुंथावई का किरदार भी दिलचस्प वृत्ति के साथ शक्तिशाली है, जो फिर से सामान्य हो जाता है। इतने सारे शानदार अभिनेताओं के साथ पोनियन सेल्वन वन के पास दर्शकों के लिए 2 या 3 मुख्य पात्रों का उचित कनेक्शन पाने का मौका था, जो केवल आधार कहानी को प्रमुखता देने के कारण नहीं हो पाया। कुल मिलाकर पोनियन सेल्वन में बहुत मजबूत सामग्री और एक प्रतिभाशाली स्टार कास्ट है, लेकिन पात्रों के साथ नीरस कथा और लापता भावनात्मक संबंध इसे एक अभूतपूर्व घड़ी नहीं बनाते हैं। नामों से लेकर स्थानों तक, इतिहास से जन्म तक, पोनियन सेल्वन वन के पास तेलुगु दर्शकों की तुलना में तमिल दर्शकों से जुड़ने का उचित मौका है। आरआरआर और बाहुबली जैसी बड़ी पैमाने पर और भव्यता वाली फिल्मों को देखने के बाद पोनियन सेल्वन तेलुगु दर्शकों के लिए सामान्य दिख सकती है।